नमस्कार। आज हम 8 क्लास के एनसीईआरटी का जो किताब है हिस्ट्री का, उसका हम आज छठा चैप्टर जो है, जिसका शीर्षक है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो इस प्रश्न ये जो चैप्टर है, इसके सारे क्वेश्चंस का हम आज हल करेंगे। इसको बारी बारी से देखिए और आपके अंदर एक राइटिंग स्किल डेवलप करने का मेरा प्रयास है, तो इस चीज़ को समझते जाइए। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव इसको देख लीजिए। जैसे विलियम जोन्स, तो विलियम जोन्स जो थे, आप अगर एक बार किताब को पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन हल करने से पहले आगे चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद जो है इसको हल करने का प्रयास कीजिए। तो विलियम जोन्स जो हैं वो प्राचीन संस्कृति का सम्मान माने इससे मिलता है उनको, जो ये विचारधारा उनका था वो भारत के प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करते थे, है ना। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा के समर्थक थे। टॉमस मैकाले जो थे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन दिए, है ना। महात्मा गांधी जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, है कि नहीं। पाठशालाएँ गुरु से संबंधित है, तो ये इसको मिलान करना था। नेक्स्ट है इसको सही है गलत बताना है। तो जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, यानी कहने का मतलब जो प्राचीन शिक्षा के घोर आलोचक थे। सही बात है, जेम्स मिल और मैकाले जो थे वो प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। दूसरा कथन है 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। सही है कि नहीं। और जो प्राथमिक शिक्षा है उसका माध्यम जो है देसी भाषा होना चाहिए, ये उसमें कहा गया था। तीसरा इसका स्टेटमेंट है महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं। उनका मानना था कि साक्षर हो जाने से शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि नहीं। उसके अंदर जो है व्यवहारिक ज्ञान, जीवन के अनुभव, हस्तकला, ये सब डेवलप किया जाए, उसको मूल ज्ञान मानते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये जो है फ्रीडम के समर्थक थे कि बच्चों को ऐसा परिवेश दिया जाना चाहिए जिससे वह स्वतंत्र होकर के सोच सके, रचनात्मक ज्ञान अर्जित कर सके, उत्सुकता क्रिएट हो उसके अंदर। तो इन सब सारी चीज़ों को जो है वो मानते थे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। तो आगे हम विलियम जोन्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद उनका ऐसा क्यों करते थे वो उसके बारे में जानेंगे। तो सन 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के रूप में तैनात किया गया था। वे कानूनविद के साथ साथ भाषाविद भी थे और भारतीय भाषाओं, जैसे भारतीय भाषा में अरबी, संस्कृत, फारसी सब जो था को सीखने में रुचि रखते थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीतिक, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान आदि से संबंधित जो प्राचीन भारतीय पुस्तक था उसका अध्ययन करना शुरू कर दिए। इस संदर्भ में उनका सकारात्मक तर्क था, उन बहुत प्रभावित हुए। भारत के जो प्राचीन ग्रंथ थे उसको पढ़ करके वो काफ़ी प्रभावित हुए और उनका तर्क था कि इसी शिक्षा को आगे प्रमोट किया जाना चाहिए, इसी को आगे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उनका एक तर्क समझिए, भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी। पढ़ने से उनको लगा कि ये तो बहुत समृद्ध संस्कृति वाला देश था भाई, है कि नहीं। परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया, ये उनको ऐसा लगा। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए भारत के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना जरूरी था। उनको लगा कि हम भारत पे अगर शासन करेंगे तो इस यहाँ के लोगों की सभ्यता संस्कृति को तो जाने, है कि नहीं, ये पहले कैसे रहा करते थे। नेक्स्ट उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है, कि वो मूल क्या है उनका, है कि नहीं, उनका मूल वास्तविक विचार क्या है, उसको इन्हीं माध्यमों से जाना जा सकता है। अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से कुछ सीखने में मदद मिलेगी। भारत का जो प्राचीन ग्रंथ थे वो काफ़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरा पूरा था, तो इसलिए उनको लगता था कि अंग्रेज़ों को भी भारतीय संस्कृति से कुछ सीखने में मदद मिलेगी। भारतीयों को अपनी विरासत को दोबारा अपनाने, अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। तो ये सब जो स्टेटमेंट थे, इनमें कहने का मतलब कि उनका जो विचार था, जो भारत के प्राचीन ग्रंथों को पढ़े तो उनके अंदर इस प्रकार के भाव आए कि जो है ऐसा करना चाहिए। भारत में प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है उसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, है कि नहीं। वो ऐसा नहीं था कि जो यूरोपीय शिक्षा था उसको विरोध करते थे, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते थे, नहीं। उनका ये मानना था कि यहाँ के लोगों को यहाँ की भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों का वही पढ़ाया जाना चाहिए
जो वो पहले से ही परिचित है, जिससे वो पहले से परिचित है, जिसे वे आदर और महत्व रखते हैं, है ना, महत्व देते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि विलियम जोन्स भारत के प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। वे चाहते थे कि भारत में पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं और अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है, उसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, यानी विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था 1784 में। इसका उद्देश्य था कि भारत के प्राचीन ग्रंथों को जानना समझना। इसके लिए कई जो अंग्रेज अफसर थे वो एक जगह इकट्ठा होते थे, पढ़ते थे, चर्चा करते थे, ये सब चीज़ें। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया गया था भी इसके माध्यम से, है ना। इसी के उपरांत फिर जो है, मतलब कहने का मतलब है कि इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के पहले ही 1781 में बंगाल का पहला मदरसा का स्थापना हुआ था, है कि नहीं। 1791 में जो है बनारस में पहला हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा, फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है कि नहीं। तो इसका थॉट समझिए। ये जो है भारत में यूरोपीय शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा या कह सकते हैं हम पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर से। ध्यान रखिएगा, अगर हम यूरोपीय शिक्षा कहें, औपनिवेशिक शिक्षा कहें, पश्चिमी शिक्षा कहें, सब एक ही चीज़ है। भारतीय शिक्षा कहें या पूर्व का शिक्षा, इसको भी कहा जाता है पूरब। जैसे मैप में देखिएगा तो ब्रिटेन के तुलना में पूरब की ओर है भारत, है कि नहीं। तो इधर पूरब की ओर कहा जाता है, उधर पश्चिम सभ्यता कहा जाता है, ब्रिटेन वगैरह जो यूरोप का कंट्री सब है। तो इसका आंसर समझिए, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले भारत में शिक्षा के प्राच्यवादी यानी जो प्राचीन दृष्टिकोण के आलोचक थे, वो आलोचना करते थे इसके। वे भारत में पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के समर्थक थे, है कि नहीं। इसके पीछे उनका निम्नलिखित तर्क था, वो ऐसा क्यों मानते थे, उसका तर्क सुनिए। पूर्वी समाजों यानी उसमें भारत भी शामिल है, उसमें अरब शामिल है, तो पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है, उनका मानना था, मैकाले का और जेम्स मिल का। वे भारत को असभ्य देश मानते थे, है कि नहीं, असभ्य मानते थे, बर्बर मानते थे, और भारत को सभ्य बनाने के लिए यूरोपीय शिक्षा को अनिवार्य मानते थे कि हाँ, यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से इसको सभ्य बनाया जा सकता है। उनका मानना था कि अंग्रेजों के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा या अवसर मिलेगा, है कि नहीं, ये चीज़ें था। अगला उनका था मानना कि यूरोपीय शिक्षा द्वारा भारत के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे, है कि नहीं, कि जो पश्चिम में यानी यूरोप में जो विज्ञान और दर्शन प्रगति किया है उससे अवगत हो पाएंगे भारत वाले, है कि नहीं, जब अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करेंगे, औपनिवेशिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो उनका मानना था कि भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनके रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता साफ हो सकता है। यानी सीधा सीधा उनका एक पूर्वाग्रह से ग्रसित ये थे कि भारत के संस्कृति को बदलना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत में जो है प्राचीन जो भारत की सभ्यता संस्कृति रही है उसको फिर से उत्थान मिले, ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि यूरोप का ही जो है कल्चर ये सब डेवलप हो यहाँ भारत में। प्राचीन भारत के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय पश्चिम के तकनीकी और वैज्ञानिक सफलताओं को पढ़ाया जाना चाहिए, ये उनका मानना था, जेम्स मिल और मैकाले का। तो हम आगे कह सकते हैं कि जो मैकाले का एक स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, उसको ध्यान रखिएगा। मैकाले ने पश्चिमी शिक्षा का बखान करते हुए कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही, जो मतलब एक खाना होता है अलमारी का, है कि नहीं, तो केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ये जो है ऐसा रियलिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो है भारतीय प्राच्यवादी जो शिक्षा था यानी कि भारत के जो सभ्यता संस्कृति था उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसा वो कहते हैं, है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर जो मैकाले का या जेम्स मिल का जो विचार था वो पूर्वाग्रह से ग्रसित था, है कि नहीं। अंततः मैकाले के मिनट्स यानी विवरण के आधार पर ही भारत में शिक्षा के लिए 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, है कि ना, बाद में ही लागू होता है। और उसी का प्रकोप है कि हमारे जो भारत में इंग्लिश मीडियम जो चिल्लाते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण मैकाले है। उसका जो हम कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जन्मदाता है वो कौन है, मैकाले को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना।
और अगर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाए तो बोर्ड डिस्पैच है, वो आगे पढ़ेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक था, है कि नहीं, इसको जो है महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएँ क्यों सिखाना चाहते थे। तो महात्मा गांधी का एक विचार जान लीजिए क्यों सिखाना चाहते थे, वो हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे बच्चों को। तो देखिए गांधी जी का विचार था कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह यानी शरीर, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शुरुआत, इससे तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुष और महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा। यानी उस शिक्षा में जो है हस्त कौशल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते थे गांधी जी, और उन्हें शुरू करने से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूँगा, है कि नहीं। यानी उसके अंदर रचनात्मक ज्ञान पैदा करने की बात कर रहे हैं वो। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। यानी बच्चे जब पढ़े तो उनके माइंड में ये सवाल आए, क्यों, कैसे, कब, ये सब जो है सवाल जब उठता है तो उसके अंदर रचनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में भी बताने के प्रयास किए हैं। ये आपकी किताब में तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी किताब का ही कंटेंट है कि नहीं। तो उस कंटेंट को समझिए। महात्मा गांधी जो है शिक्षा पर महात्मा गांधी का विचार क्या था, खास करके जो औपनिवेशिक शिक्षा था उस पर क्या विचार था उनका, वो कैसी शिक्षा की बात करते थे उसको समझिए, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन जो किताब में है, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है। तो देखिए महात्मा गांधी भारत में औपनिवेशिक शिक्षा के कटु आलोचक थे। वो जो है अंग्रेजी शिक्षा था उसका कटु आलोचना करते थे। भारत में औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी ने अपने विचार निम्नलिखित, उसके विचार जो थे निम्नलिखित थे, क्या थे। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, ये उनका मानना था गांधी जी का, जो कि बिल्कुल सही है। उनको लगता था कि जो है अंग्रेज ही, इंग्लिश भाषा ही सर्वश्रेष्ठ है। आज भी देखो लोग जो अगर अंग्रेजी बोले गांव में तो उसको सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये जो है हमारे अंदर हीनता का भाव है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाषा जो होता है वो कहने का मतलब ज्ञान का पैमाना नहीं होता है, वो ज्ञान सीखने का एक माध्यम होता है कि नहीं, समझ गए। इसके प्रभाव में आकर लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं, मैंने श्रेष्ठ मानने लगे हैं, और अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव नष्ट हो गया है कि नहीं। इसीलिए आगे कहते हैं गांधी जी कि इस शिक्षा में यानी औपनिवेशिक शिक्षा में विष भरा है, जहर भरा है, यह पापपूर्ण है, इसमें भारतीयों को दास बना दिया है। ये जो शिक्षा है भारत को नौकर बना दिया है कि नहीं, ये ऐसा कह रहे हैं गांधी जी। गांधी जी जो आगे कहते हैं अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है कि नहीं। यह शिक्षा भारतीयों को सामाजिक परिवेश से काट दिया है कि नहीं, और उन्हें अपनी जो मूल भूमि है कि नहीं उसी पे अजनबी बना दिया है ना, यानी अपना ही भूमि पे वो अजनबी बन गया है। पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है कि नहीं। इसे एक व्यक्ति मान लिया जाए कि है तो उसके अंदर मौखिक ज्ञान होना चाहिए, बोलने की कैपेसिटी होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा जो है क्या उसको कह सकते हैं कि उभारा नहीं गया है। इसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है लेकिन जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। यानी कि बहुत चीज़ें जो है हमें अनुभव से सीखने को मिलते हैं, व्यवहारिकता, समाज की जो व्यवहारिकता है उससे सीखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों की जो है उपेक्षा की गई है। गांधी जी के विचार में भारत की शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए थी, इसको समझिए। तो भारतीय भाषा में हो, भारत की जो शिक्षा है भारतीय भाषा में हो, वैसा शिक्षा जो प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे, है कि नहीं। अपने सभ्यता संस्कृति पे जो है प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। पाठ्य पुस्तकों के अलावा जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान को शामिल किया जाए, है कि नहीं। ये जो है शिक्षा में शामिल होना चाहिए, जो दिमाग और आत्मा को विकसित करे, जो मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और भावना को श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाए, है ना। तो महात्मा गांधी की राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होती है। तो इस प्रकार की शिक्षा की बात करते थे कौन, महात्मा गांधी। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों
वह प्रौद्योगिकी के कट्टर आलोचक थे। वो जो है नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की शिक्षा को प्रमोट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड डिस्पैच। ये जो है आपके किताब का ही कंटेंट है कि नहीं, तो इसको समझिएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है। 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि वुड डिस्पैच किस चीज़ से संबंधित है, तो जो है शिक्षा से संबंधित है, जिससे है ना। तो आगे समझिए कि जो नोट भेजा गया था गवर्नर जनरल को, उसी को जो है वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू किए जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से एक बार फिर दोहराया गया है कि नहीं। इसे 1835 में ही अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया गया था, मान लिया गया था, लेकिन उस चीज़ पर और बल दिया गया थोड़ा, है कि नहीं। और एक कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे इसको, इस पर विस्तृत वर्णन किया गया। उसके कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसको देख लीजिए। उसमें बताया गया कि इसके आर्थिक लाभ क्या है। तो उसने कहा कि भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा, है कि नहीं। ऐसा कह रहे हैं वो जो नोट आया है वुड डिस्पैच उसमें। और भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा हो गई। जैसे हम एक उदाहरण समझ सकते हैं कि मान लें कि यहाँ के लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अब जो है वो किताब में फ़ोटो दिखा दिया कि देखिए जेंटलमैन जो होता है कोट पैंट पहनता है, टाई लगाता है कि नहीं। अब टाई कोट पैंट तो भारत में बनता नहीं था, ये ब्रिटेन में बनता था। तो वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो भारत में धड़ल्ले से बिकना शुरू हो गया। यहाँ के लोग टाई और पैंट पहनने लगे तो अपने आप को जेंटलमैन समझने लगे। तो ये चीज़ें थी। कंपनी को भरोसेमंद कर्मचारी मिल जाएगा जो शरीर से तो भारतीय होगा लेकिन मस्तिष्क से अंग्रेज होगा, है कि नहीं। उनका ये मानना था कि जो कर्मचारी हम अब बहुत कंपनी का विस्तार जब हो गया, यहाँ पे सारा उसका नियंत्रण हो गया भारत पे, तब लाखों की संख्या में कर्मचारी थोड़े वहाँ से ब्रिटेन से आएगा, है कि नहीं। तो यहीं के आदमी को जो है कम दाम में जो है कम पैसे पे जो है काम करवाया जा सकता था। तो इसलिए जो है उसको एक भरोसेमंद कर्मचारी मिल गया जो शरीर से क्या था भारतीय था लेकिन मस्तिष्क से अंग्रेज होगा। इस प्रकार का विचारधारा था। अब इस वुड डिस्पैच के तहत क्या क्या कदम उठाए गए इसको समझिए। तो सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो सके। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में दिए जाने पर बल दिया गया। जन साधारण की शिक्षा ने जो प्राथमिक शिक्षा ये सब था या लोकल जो नीचे स्तर का शिक्षा था उसका जो है माध्यम देसी भाषा में होगा, ये सब किया गया। इसके तहत 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी, जब 1857 में क्रांति हो रही थी उसी दौरान तीनों प्रेसिडेंसी में यानी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। स्त्री शिक्षा को प्रमोट किया गया, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। शिक्षा का जो स्वरूप था वो धर्मनिरपेक्ष था, है कि नहीं। तो ये टोटल क्या था वुड डिस्पैच का ये जो है कंटेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा व्यवस्था पर रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार क्या था। वो कैसा शिक्षा चाहते थे कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए। तो आगे हम जानेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था कि बिल्कुल शोषण करने वाला है कि नहीं। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। उनका प्राथमिक शिक्षा इसीलिए जो है वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे। तो इसलिए उनके पिताजी जो है प्राथमिक शिक्षा घर पर ही टीचर बुलवा करके प्राप्त करवाए, मैंने घर पर ही प्राप्त हुआ। तथा शिक्षा व्यवस्था पर उनका विचार निम्नलिखित है। उनको मन में उनके विचार से शिक्षा कैसा होना चाहिए बच्चों के लिए, इस पर सुनिए। तो स्कूल ऐसा हो जहाँ बच्चे खुश रह सके, जहाँ बच्चे मुक्त और रचनाशील हो, यानी कहने का मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन फील नहीं करे, है कि नहीं। आज तो देखिए बच्चों को हम 5 केजी का बैग दे देते हैं 5 साल के बच्चे को, बेचारा जो है पानी का बोतल खाना लेकर के जो है वो अपने आप को कैदी महसूस करता है कि ये जो है 5 घंटा जो है हम बंद रहेंगे। अगला है कि जहाँ वो अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके, है कि नहीं। यानी वो अपना आकांक्षा क्या है वो एक तरह से थोपा नहीं जाए उसके ऊपर कोई चीज़। स्कूल कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त हो, मैंने बहुत ज़्यादा अनुशासन और डिसिप्लिन जो है कड़े टाइप का, कड़े प्रावधान नहीं होने चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता जानने की जो है चाह, यहाँ पे जानने की चाह विकसित करने में मदद करे। यानी जो शिक्षक होना चाहिए वो कल्पनाशील होना चाहिए, एज्यूम करके पढ़ाए कि अगर बताओ बच्चों यदि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता, है कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर कल्पना करके हम चीज़ों को बताएंगे, है कि नहीं, तो जो है उसके अंदर एक रचनात्मक ज्ञान डेवलप होगा। वो कुछ अलग अपने तरीके से भी सोचेगा। ऐसा नहीं कि रटा रटाया चीज़ें किताबों को पढ़ाया जा रहे हैं सिर्फ,
उसको स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता डेवलप करवाने की चेष्टा करनी चाहिए टीचर को। उनका मानना था कि जो है सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसीलिए वो जो है कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन खोले, है कि नहीं। यहाँ कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया जाता था। अब हम शिक्षा के बारे में एक अंतिम विचार उनका जान लेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का, कि जो टैगोर जी जो थे वो आधुनिक शिक्षा सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को सम्मिश्रण चाहते थे। यानी उनका वो अंग्रेजी शिक्षा से या औपनिवेशिक शिक्षा से नफरत नहीं था। जैसे गांधी जी में इसमें अंतर करेंगे तो गांधी जी जो थे वो औपनिवेशिक शिक्षा के कटु आलोचक थे, लेकिन टैगोर जो थे वो आलोचक उसकी आलोचना नहीं करते थे। वो जो है दोनों का सम्मिश्रण चाहते थे कि जो है भारतीय, जो भारत की आधुनिक कहने का मतलब जो पश्चिमी सभ्यता का जो शिक्षा है वो, और भारतीय परंपरा का जो श्रेष्ठ तत्व है, जो अच्छा है कि नहीं, वो दोनों को सम्मिश्रण चाहते थे और उससे मिलाकर जो शिक्षा बनेगा वो काफ़ी बढ़िया होगा। तो धन्यवाद, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा।